साहब अभी तक नहीं उठे क्या? हाँ भाई, माँ का शहजादा है, ऐसे ही थोड़ी ना उठेगा। बैंड बाजे के साथ उसका स्वागत होगा, तभी उठेगा। अपनी पत्नी सरोज को चिल्लाते हुए अखिलेश ने कहा। सरोज चुपचाप बिना किसी बात का पलटवार किए, बिना सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने बेटी सूरज को उठाने की कोशिश करने लगी। उठ जा बेटा, पता नहीं इस लड़के की आदत कब सुधरेगी। रात को 3 बजे तक बेवजह जागता है और सुबह 10 बजे तक घोड़े बेचकर सोता है। दूसरी तरफ सूरज की गर्मी सर पर चढ़ गई थी और सूरज इन सब चीज़ों से अनजान चादर ओढ़ के ताने सो रहा था। सूरज, ओ सूरज बेटा, कब तक सोता रहेगा? देख कितना दिन चढ़ गया है, 10 बज चुके हैं और तेरे पापा का भाषण शुरू हो गया है। अपने साथ साथ मुझे भी डांट लगवाएगा। सरोज ने उसकी चादर को खींचते हुए कहा। माँ, सोने दो ना, बस थोड़ी और देर। हाँ हाँ, सोने दो ना साहबजादे को, अभी केवल 10 ही बजे हैं। अभी सुबह होने में तो कई घंटे बाकी हैं। साहब को ज़्यादा देर रात तक जो जागना पड़ता है। अखिलेश नीचे से ही सूरज को ताना मारने लगा। सूरज आंख मलते हुए कहा, लो, हो गई शुरू। सुबह सुबह पापा की राम कहानी। तो शुरू क्यों होने देता है? टाइम पर क्यों नहीं उठता? टाइम पर उठ जाए अगर बेटा, तेरे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ती है। चल, पापा की बातों को छोड़, हाथ मुंह धोकर जल्दी नीचे आ जाओ। मैं तेरे पापा के लिए टिफ़िन तैयार करने जा रही हूँ। वह ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। देर मत करना, जल्दी उठकर नीचे आ जाना। आप क्यों सुबह सुबह अपना और बच्चे का मूड ख़राब करते हो? बच्चा है, सुधर जाएगा। हाँ हाँ, बच्चा ही तो है, मैं कहाँ उसे कुछ कहता हूँ। चढ़ाओ उसको सर पर। अखिलेश गुस्सा होते हुए बोले। शर्मा जी के बेटे को देखो, एक अच्छी नौकरी और कितना सम्मान है उसका। उसके माता पिता सीना चौड़ा करके गलियों में निकलते हैं और मुझे उनसे नज़र मिलाने में भी शर्म महसूस होती है। एक उनका लड़का है और एक हमारा नालायक, जिसे सिर्फ सोने और खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता सूझता। आखिर यह कब अपने बारे में सोचेगा? मगर अगर कुछ बोल दो तो तुम माँ बेटों को मिर्ची लग जाती है। इतने में सूरज भी नीचे आ गया और चुपके से अखिलेश से आंख चुराते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सरोज ने नाश्ते के प्लेट सूरज के आगे रखते हुए कहा, खा लो बेटा, अपने पापा की बात का बुरा ना मान, यह जो भी बोलते हैं तेरे भले के लिए बोलते हैं। सूरज ने जैसे ही खाने की तरफ हाथ बढ़ाया वैसे ही उसके पापा बोल पड़े, हाँ खा ले बेटा, खा ले। कभी सोचा है यह खाना कितनी मेहनत से कमाया जाता है? कभी कमा कर खाया हो तो पता चले। इतनी बार समझाया है, पढ़ाई पर ध्यान दिया कर। अरे नालायक, पढ़ लेगा तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, पर नहीं, फ्री की खाने की आदत जो पड़ी है। बीच बीच में सरोज बोलती, बस अब बच्चे को खाने दो। पापा की बात सूरज के दिल और दिमाग पर चोट किए जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था वह अपने घर में नहीं, किसी जेल खाने में है, जहाँ पर कैदियों से खाने से पहले काम लिया जाता है। मुझे नहीं खाना यह खाना, जिस खाने से पहले उसकी कीमत की बात की जाती हो। क्या घर में भी खाने की कीमत चुकाकर खाना खाना होता है? उसने गुस्से से थाली खिसका दी और बाहर चला गया। पीछे से सरोज आवाज़ लगाती रह गई, रुक जा बेटा, खाना तो खा ले। सरोज ने अपने पति अखिलेश को नाराज़गी भरी नज़रों से देखते हुए कहा, क्या जी, आप बच्चे को खाना तो खाने देते? ऐसी भी क्या आफत पड़ गई थी जो सारी समझ खाने के वक्त ही दी जा रही थी? जवानी में कुछ सोच लिया तो फिर ठीक नहीं होगा। वाह, यह अच्छा है। अगर बेटे को कुछ कहो तो धमकी मिलती है। अगर कोई माता पिता बच्चे को डांटे ना तो बच्चा माता पिता की बात मानेगा क्या? एक नंबर का कपूत बेटा जन्मा है तूने। अपना टिफिन उठा, अखिलेश पांव पटकता हुआ ड्यूटी के लिए निकल गया। सरोज रोते हुए सोफे पर बैठ गई। इतने में बाहर से कृतिका सूरज को आवाज़ लगाते हुए अंदर आई। वह और सूरज बचपन के दोस्त थे, 4 घर छोड़कर ही उसका घर था। सूरज और कृतिका एक दूसरे को पसंद करते थे। सूरज, ओ सूरज। कृतिका की नज़र सूरज को ढूंढते हुए सोफे पर सिर पकड़कर बैठी सरोज पर पड़ी। क्या हुआ आंटी, अब ऐसी चिंता में क्यों बैठे हो? और सूरज कहाँ है? लगता है अब तक सो रहा है। खैर, उसकी खबर बाद में लेती हूँ। पहले आप बताइए, ऐसे क्यों उदास चेहरा लिए बैठी हो? कुछ हुआ है क्या?
कृतिका ने एक साथ में ही सब कह डाला। सरोज, बेटा सूरज घर पर नहीं है। घर पर नहीं है मतलब कहाँ गया? कृतिका ने चिंतित स्वर में पूछा। सरोज, वही हर रोज की खिचखिच। आज फिर हर रोज की तरह वह बिना नाश्ता किए बाहर चला गया। कृतिका, अंकल ने फिर से कुछ कहा होगा। सरोज, मैं तो परेशान हो गई हूँ इन दोनों बाप बेटों से। ना बाप सुनता है और ना बेटा मानता है। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृतिका, आप चिंता मत करिए आंटी, मुझे पता है वह कहाँ गया होगा। मैं उसके अभी कान खींच कर लाती हूँ। आप बस नाश्ता तैयार रखें। सरोज, थोड़ा आराम से बात करना बेटा, कहीं वह तुमसे भी नाराज़ ना हो जाए। उसे कुछ भी करके मना ला बस। कृतिका, ठीक है आंटी, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर बाहर निकल गई। कृतिका और सूरज घर से बाहर एक पार्क में ज़्यादातर बैठते थे। सूरज अक्सर अपनी खामोशी में बातें किया करता था। वह जगह शहर में एकदम सुनसान थी। अक्सर लोग इस पार्क में एकांत में समय बिताने के लिए आते थे। सूरज का जब भी अकेले रहने का मन करता था वह इसी पार्क में आ जाता था। कृतिका सीधे उसी पार्क में पहुंची। सूरज को पीछे से डराते हुए बोली, भूत है। उदास चेहरा बनाकर सूरज ने पीछे मुड़कर देखा और कृतिका से बोला, तुम क्या करने आई हो इधर? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अभी मेरा मूड ख़राब है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। कृतिका मुंह को सिकुड़ते हुए बोली, अच्छा जी, मेरा मूड ख़राब है? कितनी आसानी से बोल दिया तुमने। और हमारा क्या, जो अपने मूड की वजह से हम सबका मूड ख़राब कर दिया है तुमने। चलो छोड़ो मूड की बातें, घर चलो, कृतिका ने कहा बात बदलते हुए। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, सूरज ने बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहा। कृतिका, क्यों क्यों नहीं जाओगे घर? सूरज, क्या करूंगा घर जाकर? फिर वही दो चार बातें सुनने को मिलेंगी। कृतिका, फिर तुम ऐसा काम करते ही क्यों हो जो तुम्हें दो बातें सुनाए? तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? जरा सोचो सूरज, तुम्हारे पापा तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वह तुम्हें जो भी कहते हैं सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कहते हैं। बस उनका कहने का तरीका कुछ गलत है। वह हमेशा तो नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। तुम्हारा भविष्य काले अंधेरे में के साए में ना गुम हो जाए, इसलिए वह तुम्हारी चिंता करते हैं। अगर तुम अच्छा पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारा ही भविष्य बनेगा। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी औलाद उनके मरने के बाद सुखी और खुश रहे। तो इसमें अगर अंकल तुम्हें एक दो बातें सुनाते भी हैं तो वह गलत नहीं है। सूरज, तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा और हमारे बारे में भी तो सोचो। मम्मी पापा तुमसे मेरा रिश्ता तब तक नहीं करेंगे जब तुम कुछ नहीं बन पाओगे। कल अंकल आए थे घर पर किसी का रिश्ता लेकर। वह मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे। वह तो मेरी मम्मी ने अभी यह कहकर बहाना बनाया कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, अभी हम रिश्ता नहीं लेंगे, क्योंकि मम्मी मेरे मन की बात जानती हैं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब तुम सोचो, सारी उम्र थोड़ी नहीं मैं पढ़ाई करती रहूँगी, कभी ना कभी तो मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी, फिर क्या बहाना बनाकर टालेंगे। तुम्हें नाराज़ होने की बजाय ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। सूरज कृतिका की किसी भी बात का कोई जवाब दिए बिना बस गर्दन झुकाए आंखों से पार्क में लगे पेड़ पौधों को देख रहा था। कृतिका ने देखा कि सूरज उसकी बातों का इतना सीरियसली नहीं ले रहा था जितनी भावना से वह कह रही थी। चलो आप घर चलो, आंटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। कम से कम उनके बारे में तो सोचो, उनका क्या कसूर है? वह तो बेटे हैं, वह तो बेटे और पति के बीच में पिस रही हैं। इतना कहकर कृतिका सूरज का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उठाने लगी। सूरज भी उसको इतनी मशक्क़त करते देख उसे और परेशान न करने के इरादे से उठकर उसके साथ चल पड़ा। घर आकर सूरज ने मम्मी को सॉरी बोला और नाश्ता करके अपने कमरे में चला गया। कृतिका अपने घर गई और सरोज अपने रोज़मर्रा के काम निपटाने में लग गई। सूरज के मन में कृतिका की बातें घर कर गई। उसने खुद को बदलने की ठानी। शाम को जब अखिलेश घर आए तो वह सरोज से बड़ी शालीनता से बोले, आज मैंने अपने बच्चे को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। उसने खाना खाया है कि नहीं? सरोज,
खा लिया। कृतिका उसे मना लाई थी। अखिलेश, चलो अच्छा हुआ, मैं एक बार उससे बात कर लेता हूँ, आखिर है तो हमारा ही बच्चा। हाँ हाँ ज़रूर, आपको उससे बात करनी चाहिए, मगर ध्यान रखना, प्यार से बोलना। सरोज कुछ हल्की डांट के अंदाज में कहा। हाँ बाबा, प्यार से ही बोलूँगा। उसने सूरज के कमरे के सामने खड़े होकर आवाज़ लगाई। सूरज, वो सूरज बेटा, दरवाज़ा खोलना। बेटा मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझे तुमसे ऐसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए था। अपने पापा को माफ़ कर दो और गुस्सा थूक दो बेटा। अखिलेश की इतनी मिन्नत मेहनत करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। फिर अखिलेश ने खुद ही दरवाजे को खोलने के लिए हल्का सा धक्का दिया और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसने अंदर जाकर देखा, वहाँ सूरज नहीं था, बस उसकी मेज पर एक नोट रखा था। अखिलेश ने उस नोट को उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, पापा मम्मी, मैं आपका नालायक बेटा हूँ। मैंने आज तक आप दोनों को केवल तकलीफ़ ही दी है, लेकिन अब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। आपको और दुख में नहीं देख सकता पापा। यह मत समझना कि मैं आपसे नाराज़ होकर जा रहा हूँ, और ना ही यह सोचना कि मैं कुछ गलत कदम उठा लूँगा। नहीं पापा, मैं इतना कमज़ोर और बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं तो खुद की तलाश में जा रहा हूँ। जिस दिन मेरी तलाश ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन मैं नालायक से लायक बन जाऊँगा, उसी दिन मैं आपको अपना चेहरा दिखाऊँगा। मैं जानता हूँ मेरा यह तरीका गलत है, लेकिन पापा, जब तक मुझे ज़िंदगी में होने वाली तकलीफ़ों का पता नहीं चलेगा, तब तक मुझे कुछ भी एहसास नहीं होगा, और वह एहसास मुझे घर की सुख सुविधाओं में नहीं होगा। मैंने खुद को आग में तपाकर सोना बनाना चाहता हूँ। मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा, और उस दिन शर्मा जी के आगे आपका सिर झुकने की वजह सीना चौड़ा होगा। यह वादा है मेरा। मेरा यह सब पढ़कर अखिलेश की आंखों से आंसू बहने लगे। सरोज ने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? उसने बिना बोले वह चिट्ठी सरोज के हाथ में थमा दी। सरोज चिट्ठी पढ़कर चकरा गई और सोफे पर गिर गई। जिसका डर था वही हुआ। अखिलेश दर्द भरी आवाज़ में, मुझे नहीं पता था मेरा बच्चा इतना समझदार है। माना उसने घर छोड़कर जाने की गलती की है, लेकिन यह भी अच्छे के लिए ही किया है उसने। सरोज रोते रोते, या क्या कह रहे हैं जी? जाइए ढूंढ कर लाइए मेरे बच्चे को। पता नहीं किस हाल में होगा, कुछ खाया होगा या नहीं, पता नहीं कहाँ दर दर के भटक रहा होगा। अखिलेश, नहीं, मैं नहीं ढूंढने जाऊंगा उसे सरोज। पर क्यों? अखिलेश ने कहा, क्योंकि मेरे बच्चे ने चिट्ठी में लिखा है कि वह खुद की तलाश करने जा रहा है। अगर उसे ढूंढ कर ले आया तो उसकी तलाश अधूरी रह जाएगी। अब हम दोनों उस दिन का इंतज़ार करेंगे जिस दिन हमारा बच्चा वह सब पाकर घर लौटेगा जो कुछ वह पाने गया है। सूरज की माँ तो बस परमात्मा से अपने बच्चे की कामयाबी और सलामती की प्रार्थना करने लगी। 3 साल बाद अखिलेश हाल में बैठा अखबार पढ़ रहा था। इतने में सरोज चाय लेकर आई। अखिलेश सरोज को अखबार की खबरों के बारे में बताते हुए बोला, कारगिल का युद्ध शुरू हो गया है। हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो रहे हैं। पता नहीं क्या होगा आगे। जब हमें सुनकर ही इतना दुख हो रहा है, तो उनका क्या हाल हो रहा होगा जिनके लाल इस युद्ध की आग में जल रहे हैं। सरोज, पता नहीं जी, मुझे तो बस अपने बच्चे की चिंता सताए जा रही है। कहाँ होगा, कैसा होगा। इतने में फ़ोन की घंटी बजती है। अखिलेश ने रिसीवर उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से, हेलो जी, क्या आप सूरज के घर से बोल रहे हैं? अखिलेश, हाँ जी, मैं सूरज का फादर बोल रहा हूँ। पर आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से, जी मैं कश्मीर के आर्मी हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। आपको यह सुनकर बड़ा दुख होगा कि आपका बेटा सूरज और हमारे बटालियन का सबसे जाबाज अफसर इस कारगिल युद्ध में शहीद हो गया है। अखिलेश को जोरदार झटका लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कुछ गलत फहमी हो, क्योंकि सूरज फौज में ऐसा कैसे हो सकता है। अपने इसी संदेह को दूर करने के लिए उसने उस आर्मी ऑफिसर से कहा, सर, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मेरा बेटा सूरज तो कभी फ़ौज में जाना ही नहीं चाहता था।
दूसरी तरफ से, नहीं सर, हमें कोई गलतफहमी नहीं है। सूरज 2 साल पहले आर्मी में सीधे अफसर के तौर पर भर्ती हुए थे। उस जैसा वीर जवान हमारी बटालियन को मिलना बहुत मुश्किल था। उसे खोकर हमारी पूरी बटालियन बहुत दुखी है। आप दिल्ली आइए, हम सूरज की डेड बॉडी लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं। यह सब सुनकर अखिलेश अपने होशो हवास खो बैठा और रिसीवर उसके हाथ से छूट गया। सरोज ने भागकर मुश्किल से उसे संभाला और पूछा, क्या हुआ जी? अखिलेश ने सरोज को गले लगाकर कहा, हमारा सब कुछ लूट गया है। हमारा सूरज बेटा, सूरज को क्या हुआ और कहाँ है वह? अभी सूरज का फ़ोन? उसने एक सांस में इतने सारे सवाल कर डाले अखिलेश से। अखिलेश को एकदम से होश आया और उसने सोचा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो सरोज को कौन संभालेगा? आखिर यह तो माँ है। उसने खुद को संभाला और सरोज को समझाते हुए कहा, सूरज की माँ, तुम्हें हिम्मत रखने की ज़रूरत है। हमारे बेटे ने आज वह कर दिखाया जिससे वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। सरोज, पहेलियाँ बुझाओ ना जी, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। सरोज से बोले अखिलेश, हमारा सूरज कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गया है। सरोज यह सुनते ही चक्कर खाकर गिर गई। तभी अखिलेश ने उसे संभाला। सूरज की माँ, संभालो अपने आप को। हमारे बच्चे ने हमें छोड़कर इस हिंदुस्तान के प्रति अपना फर्ज निभाया है, जो हर देशवासी का पहला कर्तव्य है, अपने देश के प्रति होता है। उसके बाद माता पिता के प्रति हमें तो अपने बच्चे पर गर्व होना चाहिए कि उसने भारत माँ के सच्चे सपूत की भूमिका निभाई है। उसने कहा था, मैं जिस दिन लौटूंगा आपका सिर नहीं बल्कि सीना चौड़ा होगा। सच, मेरे बेटे ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। जिस बच्चे को हमेशा मैं नकारा और नालायक कहता था, आज उसने हमारा और अपना दोनों का जन्म सफल कर दिया। हमारा बच्चा मरा नहीं है बल्कि अमर हो गया है। सूरज की माँ भले ही आज हमसे दूर हो गया है, लेकिन उसका नाम आसमान में तारों में लिखा जाएगा, जो कभी नहीं मिट सकता। आज और आने वाला हर भविष्य तुम्हारे बच्चे का नाम बड़े गर्व और सम्मान से लेगा। बस करो, संभालो खुद को, अखिलेश ने उसे हिम्मत देते हुए कहा। लेकिन आखिर सरोज तो अपना आपा खोकर अचेत होकर गिर पड़ी। इतने में कृतिका सरोज से मिलने आई। उसने उनके रोने का कारण पूछा तो अखिलेश ने उसे सारी बात बताई। कृतिका के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सपनों का महल कोई तूफान एक ही झटके में उखाड़ ले गया हो। वह खुद को संभाल ना पाई और वह भी अचेत होकर गिर पड़ी। अखिलेश ने उन दोनों को बड़ी मशक्क़त से संभाला। अखिलेश ने अपने भाइयों और अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा किया और दिल्ली चले गए सूरज की डेड बॉडी लेने। दोपहर तक यह बात आसपास के शहरों और गांवों में एक आग की तरह फैल गई। जगह जगह से लोग सूरज के घर के बाहर जमा होने लगे। कुछ ही घंटों में सूरज की डेड बॉडी उसके घर आई। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। सब सूरज की एक झलक पाने को तरस रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ गई कि काबू कर पाना मुश्किल था। एक अफसर ने सूरज का सामान और एक चिट्ठी उसके पापा के हाथ में थमाकर कहा, यह सूरज का कुछ सामान है। अखिलेश ने अपने कांपते हाथों से अपने बेटे का सामान लिया और सीने से लगाकर रोने लगे। उस ऑफिसर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, संभालें अपने आप को। सर, माना कि आपका दुख बहुत बड़ा है। एक जवान बेटे की लाश देखना एक पिता के लिए बहुत कष्टकारी होता है, लेकिन आपका बेटा मरा नहीं है बल्कि अमर हुआ है। अखिलेश ने उस सर की बात सुनकर खुद को संभाला और अपनी रोती बिलखती पत्नी को चुप कराने लगे। कृतिका सूरज से लिपटकर ऐसे रोए जा रही थी जैसे बदलते बरसते बादल
धरती से मिलने को रोते हैं। उसने अपने परिवार के सामने सूरज के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भर लिया। उसके पिता ने कहा, यह क्या कर दिया तूने? बेटे कृतिका ने कहा, पापा आपकी बेटी ने एक ऐसा सुहाग चुना है जो कभी नहीं मरेगा। मेरा सुहाग हमेशा अमर रहेगा। मैंने और सूरज ने एक साथ रहने के सपने बुने थे। मैं किसी और के साथ रहकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। यहाँ रहकर मैं सूरज के हर उस फर्ज को पूरा करूंगी जो सूरज करना चाहता था। उसकी यादें और उसके फर्ज यही मेरे जीवन का सहारा बनेंगे। सूरज की माँ ने उसे ऐसा ना करने के लिए बहुत समझाया, पर वह ना मानी। मौके की नज़ाकत को समझते हुए उसने इस मसले को बाद में समझाने के लिए सोची और उस वक्त के लिए कृतिका को सीने से लगा लिया। फिर सूरज की अंतिम विदाई की तैयारी शुरू हुई। वहाँ खड़े अफसर, आदमी, औरतें, बच्चे, सभी की आंखें आंसुओं से भीगी थीं। सबकी जुबान पर एक ही नारा था, वीर जवान सूरज अमर रहे। सूरज के अंतिम संस्कार के बाद अखिलेश ने उसके सामान को देखा। उसमें उसके लिए खरीदी गई एक चादर, उसकी माँ के लिए एक साड़ी और कृतिका के लिए पाँव की पायल थी। साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, माँ, पापा, आपको मेरा प्रणाम। पापा, आपका नालायक बेटा अब लायक बन गया है। आप दोनों से दूर होने के बाद मुझे पता चला कि माता पिता की कितनी अहमियत होती है ज़िंदगी में। जब मैं देर से उठता तो आप मुझे डांटते थे उठाने के लिए। इसकी अहमियत मुझे तब पता चली जब मुझे अपनी पढ़ाई के लिए दिहाड़ी करनी पड़ी, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर काम करना पड़ता था। माँ, खाने को लेकर मैं हमेशा गुस्सा होता था। आप खाने के लिए कहती, मुझे कितना मनाती थी और कहती थी कि बेटा खाने से कभी नहीं रोटना चाहिए। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब दिन भर काम करके मैंने खुद खाना बनाकर खाया, चाहे जला हो या कच्चा। परिस्थितियाँ ही हमें अपनों की अहमियत समझाती हैं। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया, जिस तरह से हम अपने माता पिता के साथ रहते हुए उनकी अहमियत नहीं समझ पाते, उसी तरह हम अपने हिंदुस्तान की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। हम सब तो चैन से चादर तान कर सो जाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है हमने इतने बेफिक्र होकर हम किसके दम पर जी रहे हैं? वह है हमारे देश के वीर जवान, जो सीमा पर दिन रात बारिश ना देखते हुए, ना किसी चीज़ की परवाह करते हुए पहरेदार बनकर खड़े रहते हैं। हमें अपने हिंदुस्तान की अहमियत अभी समझ आएगी जब हम इसकी रक्षा के लिए खड़े होंगे। यही सोचकर मैंने आर्मी को चुना और दिन रात एक करके अपने भारत माता का सपूत बन कर दिखलाया। पापा, अब आपको शर्मा अंकल के आगे सिर झुकाकर नहीं चलना पड़ेगा, सीना तान कर चलना पड़ा। पापा, मैं अगले महीने छुट्टी लेकर घर आऊँगा, फिर आकर ढेर सारी बातें करूँगा, क्योंकि अभी कारगिल का युद्ध शुरू हो गया है और जिस अवसर के लिए मैंने आर्मी ज्वाइन की थी वह बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। पहले अपने हिंदुस्तान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना, उसके बाद जिंदा रहा तो अपने जन्मदाता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा लूँगा। बस आप दोनों से माफ़ी मांगना है और उस दर्द के लिए जो मैंने आप सबको दिया, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ, एक बात और, उस छिपकली कृतिका को बोलना शादी की तैयारी शुरू करें, क्योंकि अब मैं जैसे ही आऊँगा उसे अपनी बनाकर ही जाऊँगा। आप दोनों उसके माता पिता से बात कर लेना प्लीज़। मैं जल्दी मिलूँगा आप सब मेरा इंतज़ार करना पापा। अब तो कह दो, मेरा नालायक नहीं लायक बेटा। आपका सूरज। चिट्ठी सुनकर सभी की आंखों में गंगा जमुना बहुत बह रही थी। अखिलेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, तू नालायक नहीं है बेटा, तू लायक है। सरोज का रो रो कर बुरा हाल था। अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन धन्य है वो माँ जिसका इकलौता बेटा अपने देश के ऊपर न्यौछावर हो जाए। उस माँ को सत सत नमन जिसने ऐसे ऐसे सपूतों को पैदा किया। भारत माता की जय। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और कमेंट में बताएं।
और लिखें जय माता दी। अगर नहीं भी अच्छी लगी है तो एक डिसलाइक करें और कमेंट में लिख दें स्टोरी अच्छी नहीं थी। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।